हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक कंप्लीट फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि जब आप आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली किस फॉर्मेट में आप बनाएंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है और क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हुए चलिए। तो बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था कि बेसिकली एक कंपनी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेती है और फिर उसको 2 साल में 3 साल में जा करके पूरा कंप्लीट करती है, लेकिन वो कंपनी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन हर साल करती है कि भाई मैंने इस साल में कितने % काम पूरा किया, उसके बदले में हमें कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे मिल गए। तो वो सारी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी जो आज हम लोग देखेंगे बेटा। तो इस प्रकार से आप एक अपने एग्जाम में एक बढ़िया सा फॉर्मेट तैयार करोगे। जैसे मैंने लिखा है ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेसिकली बेटा यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अकाउंट की बात, फाइनेंशियल अकाउंट की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक उसी प्रकार की है। तो देखिए सबसे पहले बेटा बात आती है, पहले तो एक बात समझ लो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना करके तैयार करेंगे तो सीधी सी बात है मेरे बच्चे, आपने किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, किसी रोड को बनाया, किसी डैम को बनाया, तो कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है आपने, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में जो भी आपके खर्चे हुए हैं, चाहे बेटा वो रिवेन्यू नेचर के हों या वो कैपिटल नेचर के हों, सारे के सारे खर्चे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखे जाएंगे। सारे के सारे खर्चे चाहे रिवेन्यू नेचर के हों या कैपिटल नेचर के हों, उसकी मैं प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे बेटा जो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि भाई एक रोड बन रही है, ठीक है, एक रोड को बनाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक रोड को बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लो कि सपोज करिए बेटा दिल्ली में आपका ऑफिस है, ठीक है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका ऑफिस दिल्ली में है और आपने कोई काम लिया है, कोई रोड बनानी चालू की है और कॉन्ट्रैक्ट आपका जो चल रहा है वो सपोज करिए बेटा गाजियाबाद में, गाजियाबाद की एरिया में आप कोई रोड बना रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे कि काम कहाँ हो रहा है, साइट पे काम हो रहा है। सीधी सी बात है बेटा, जहां पर काम चल रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। साइट पे काम हो रहा है, ये वाली बात हम आपको थ्योरी में भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, साइट पे काम हो रहा है। ठीक है जी, अब सुनो जरा, अब पॉइंट समझ में आएगा। तो मैंने यहां पर बेटा सपोज लिखना शुरू किया, मैंने यहां लिखा बेटा टू मटेरियल, ठीक है, मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज, ठीक है। अब मटेरियल परचेज का मतलब यह हुआ बेटा कि रोड बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए करेंट ईयर में हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ मटेरियल परचेज करना पड़ा। कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे तारकोल है, ऑयल है, गिट्टी है, सीमेंट है एंड अदर थिंग्स। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं बेटा मैंने मटेरियल परचेज किया कितना, 1 लाख रुपए का मैंने मटेरियल परचेज किया और जो बेटा मैंने साइट पे भेज दिया, ठीक है, और वहां वो काम में यूज होना चालू हो गया। मेरी कॉस्ट है, मेरे खर्चे हैं, जाहिर सी बात है डेबिट साइड में आएंगे। इसके बाद मेरे बेटे टू मटेरियल, ध्यान से सुनना, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, ठीक है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे गोडाउन में, हमारी कंपनी के गोडाउन में पहले से भी कुछ मटेरियल अवेलेबल था, तो वो मैंने अपने स्टोर से निकाला और डायरेक्ट मैंने साइट पे भेज दिया खर्च होने के लिए, कंज्यूम होने के लिए। सपोज बेटा सारी फिगर एज्यूम करके ले रहा हूं, ये 50,000 रुपए का था,
मैं फिगर यहाँ पर इसलिए कंसीडर करता हूँ कि जब मैं पर्टिकुलर एक अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ तो बच्चे को समझ में ज़्यादा आता है कि अच्छा चलो भाई एक अमाउंट लेकर के हम बेस बना करके चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, कोई भी काम करिए, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ मटेरियल आप परचेज करेंगे बेटा, कुछ मटेरियल आप परचेज करेंगे। जो मटेरियल आपने परचेज किया वो भी आपने साइट पे भेज दिया। कुछ मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था। आप कहोगे सर ओपनिंग रॉ मटेरियल, मैंने कहा बेटा बिल्कुल ओपनिंग रॉ मटेरियल। आप कहोगे सर उसको तो फिर सबसे ऊपर आपको लिखना चाहिए था ओपनिंग रॉ मटेरियल। मैंने कहा हाँ लिखना चाहिए था, बट ऐसा कॉस्टिंग में यहाँ जरूरी नहीं है। कॉस्टिंग में ये वाली लैंग्वेज हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, ओपनिंग रॉ मटेरियल। यहाँ पर हम लैंग्वेज इस प्रकार की यूज करते हैं, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, कि इतना मटेरियल हमने अपने स्टोर से रिलीज कर दिया। तो सबसे पहले नॉर्मली जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो परचेज वाली ही आती है, ठीक है, टू मटेरियल परचेज, इतना तो मैंने ताजा ताजा माल खरीदा और जो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में यूज किया। कुछ मटेरियल हमने अपने स्टोर से भी निकाल करके सप्लाई कर दिया, भेज दिया, ठीक है। ठीक है जी। अब एक पॉइंट और आता है बेटा बहुत जबरदस्त, लेकिन ये पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये पॉइंट हर बार आपके एग्जाम में आए, हर क्वेश्चन में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट आता है बेटा, इसको बोलते हैं टू मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अदर कॉन्ट्रैक्ट, आपने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो मैं इसको बल्कि स्पेशल, मैं अलग आपको इसको कलर से, मटेरियल फ्रॉम, ठीक है, अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैंने थोड़ा सा इस पर कलर कर दिया जिससे कि आपको याद रहे कि ये पॉइंट अपने आप में स्पेशल है, बार बार नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, सपोज करिए गाजियाबाद में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और गाजियाबाद की ही तरफ बेटा मेरठ में भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। भाई हम बड़ी कंपनी है, बड़े सारे हमारे काम चल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई गाजियाबाद वाली साइट पे कुछ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आई। अब जैसे ही हमें वहां से पता चला कि गाजियाबाद वाली साइट पर कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, अब हो सकता है कि हम दिल्ली से इतनी जल्दी अभी भेजने में सक्षम नहीं है। हमने फटाफट क्या किया, अपने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, जहां हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, दूसरी साइट चल रही है, तो हमने उस वाली साइट के मैनेजर को फोन घुमाया और हमने उन्हें बोला कि इतनी वैल्यू का गुड्स आप गाजियाबाद वाली साइट पे भेज दीजिए फटाफट, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल की थोड़ी जरूरत पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है बेटा, दूसरी वाली साइट से हमारे पास कुछ मटेरियल आ गया और हमने उस मटेरियल को भी यूज कर डाला, ठीक है, उस मटेरियल को भी बेटा हमने यूज कर लिया। तो सपोज करिए जो हमें मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से मिला है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, चलो ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट फॉर्मेट ही तो समझाना है। ये मैंने कंसीडर कर लिया बेटा यहाँ पर, चलो 15,000 रुपये। ध्यान से सुनना, ये मैंने बेटा 15,000 कंसीडर कर लिया। 15,000 रुपये का रॉ मटेरियल किसी दूसरी साइट से हमें मिल गया, ठीक है, वो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। इसके बाद बेटा फिर मैंने आगे लिखा कि अब बड़े ध्यान से देखना, अब पॉइंट आया बेटा टू वेजेस। हमारी जो साइट पे काम चल रहा है तो हमने अपने मजदूरों को मजदूरी दी है। सपोज करिए बेटा मजदूरी दी है हमने 10,000 की, ठीक है, तो 10,000 की, तो कभी कभी हम इसे इनर कॉलम में लिखते हैं। 10,000 इनर कॉलम में तभी लिखते हैं जब क्वेश्चन में ये भी दिया हो, क्या, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जैसे बेटा अकाउंट में पढ़ते थे, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करिए, प्रीपेड है तो लेस करिए, सेम वही कंसेप्ट यहां पर है। मान के चलो बेटा 2,000 रुपए की वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो कुल मिलाकर के 10,000 रुपए तो आपने अपने लेबर को दे दिए हैं, 2,000 अभी देने बाकी हैं, तो अल्टीमेटली खर्चा तो पूरे 12,000 का है ना। भाई एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा होगा अकाउंट में, एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि पेमेंट की है या नहीं की है डजेंट मैटर, लेकिन अगर खर्चे जनरेट हो गए हैं तो वो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो बेटा ये मैंने यहाँ पर 12,000 रुपये मैंने यहाँ
नोट कर दिए, ठीक है। इसके हाँ, अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस सपोज गिवन नहीं है, सबसे पहले क्या काम करोगे, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। ये नहीं कि ऊपर के 2 आइटम पढ़े और क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया। जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास इस प्रकार के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ गिवन है क्वेश्चन में या नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से माइंड सेट करके चलोगे आप। तो अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो 10,000 को सीधा आप अपना आउटर कॉलम में ही रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद में बेटा फिर हम लेकर के चलेंगे, सपोज करिए फिर मैंने यहाँ पर लिखा कोई हमारे ऑफिस एक्सपेंस है बेटा, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हमारे हुए एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 8,000 रुपए के हमारे ऑफिस एक्सपेंस हो गए। फिर मैंने लिखा बेटा 2 जर्नल एक्सपेंस, ठीक है। हमारे ऑफिस में कुछ और भी खर्चे हुए जो जर्नल एक्सपेंसेस के नाम से क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस में मान लीजिए बेटा हमने यहाँ लिख लिए 5,000 के हुए। सारी फिगर मैं एज्यूम करके ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके बाद में अब ध्यान से सुनना, अब बहुत खास खर्चा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बहुत खास खर्चा आ रहा है। जैसे बेटा जब हम, जो आपने लास्ट लेक्चर में वीडियो क्लिप देखी थी, सपोज करिए बेटे आप एक रोड बना रहे हैं, ठीक है। अब रोड बना रहे हैं तो नॉर्मली होता यही है कि आप एक अच्छी खासी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और रोड बनाने से संबंधित आपके पास बड़ी सारी छोटी बड़ी मशीनें हैं, 1 मशीन, 2 मशीन, 4 मशीन, 6 मशीन। लेकिन होता क्या है बेटा कि आपको एक बहुत बढ़िया एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने एक डेडलाइन दी, मेरे को ये काम 2 साल के अंदर आप कंप्लीट करके दीजिए। अब हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए सपोज करिए 2 मशीनें, 4 मशीनें और चाहिए हैं। तो कई बार ऐसा होता है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में 2-4 मशीनें तो अपनी यूज कर रहा है और 1-2 मशीनें अपने यार दोस्तों की किराए पर ले लेता है कि भाई मुझे 2 मशीनों की आवश्यकता है। अरे तुम्हारे पास तो काम नहीं है, तुम तो खाली बैठे हो, तो चलो यार अपनी 2 मशीनें हमारे यहाँ ला करके लगा दीजिए, हम तुम्हें पर मंथ का इतना किराया दे देंगे, हायर चार्जेस दे देंगे। तो यानी कि ये वाली लैंग्वेज क्वेश्चन में लिख के आती है, हायर चार्जेस। तो हायर चार्जेस का मतलब यही है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, कंप्लीट करने में 1-2 मशीनों को मैंने किराए पर लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो बेटा हमने यहां लिखा हायर चार्जेस। तो बेटा हायर चार्जेस मैंने यहां लिखा, हायर चार्जेस। सपोज करिए ये मैंने लिख दिया, लो जी 10,000 रुपीज। आराम से देखना बेटा, एक एक खर्चे को आराम से देखना। इसके बाद क्या होता है, अब सपोज करिए हम कॉन्ट्रैक्टर ने, आप कॉन्ट्रैक्टर ने, हम लोगों ने ये देखा कि यार काम तो हमारा बड़ा जबरदस्त चल रहा है और अभी भी काम कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इस काम को अच्छे से करने के लिए यार मेरे को 1 मशीन, 2 मशीन खरीदनी पड़ेंगी। तो चलो यार हम लोग 1 मशीन परचेज कर लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये लिख के आएगा बेटा कि प्लांट परचेज, प्लांट परचेज या मशीनरी परचेज, ठीक है, ऐसा शब्द क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये हमने लिखा बेटा प्लांट परचेज। हमने एक प्लांट परचेज कर लिया, एक मशीन परचेज कर ली, कहने का मतलब 80,000 रुपए की बेटा वो मशीन आई। अब आप देख रहे हैं बेटा ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे के सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन प्लांट परचेज क्या है, कैपिटल एक्सपेंस। इसको भी बेटा मैंने यहाँ डेबिट साइड में लिखा। आप कहोगे सर ये प्लांट तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ये मशीन तो बैलेंस शीट में जानी चाहिए, सर आपने यहाँ इसको क्यों रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये बहुत सही रिकॉर्ड किया है, ठीक है, बस अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो बेटा नॉर्मली क्या हुआ, मटेरियल परचेज, परचेज किया, लगा दिया काम में। मटेरियल फ्रॉम स्टोर, हमारे स्टोर में जो पड़ा था वो भी निकाल के भेज दिया। सपोज करिए बेटा जरूरत पड़ी तो हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से भी मंगा लिया, यहाँ का माल वहाँ सप्लाई कर दिया, ठीक है, दूसरी जगह भेज दिया। फिर वेजेज हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया, अगर बाई चांस प्रीपेड हो तो माइनस कर देना। उसके बाद बेटा ऑफिस एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, हायर चार्जेस, प्लांट परचेज। ऐसा ही मेरे बच्चे कोई और भी खर्चा हो, मैंने मैक्सिमम
आइटम यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, ठीक है, जो नॉर्मली क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम लिखने की कोशिश की है। लेकिन अगर बाई चांस कोई और भी डिफरेंट नाम से खर्चा आ जाए तो खर्चे का मतलब यार डेबिट, उस खर्चे को आप यहाँ रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। अब सुनो, इतने खर्चे लिखने के बाद मेरे बच्चे अब चलते हैं हम थोड़ा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में अब हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा सपोज बाय मटेरियल, ठीक है, बाय मटेरियल। अब मटेरियल के बेटा अंदर 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, बाय मटेरियल एट साइट। एट साइट ईयर एंड हो गई है बेटा, आज ईयर एंड हो गई है, और गाजियाबाद वाली साइट पे जहां रोड बनाई जा रही है, वहां रोड पर साइट पे कुछ सीमेंट पड़ा हुआ है, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं स्टोन, कुछ तारकोल बचा हुआ है, यानी रॉ मटेरियल बचा हुआ है। आप कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, वो अकाउंट की लैंग्वेज है, यहाँ कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे? मटेरियल एट साइट, कि साइट पे 10,000 रुपए का मटेरियल पड़ा हुआ है। यानी कि देखो बेटा, डेबिट साइड में हमने इतना मटेरियल दिखाया कि मैंने इतना खरीदा, इतना स्टोर से भेजा, इतना दूसरे के यहां से मंगा लिया। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,000, सर 165 का मटेरियल खर्च हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, 165 का हमने अरेंज किया, 165 का हमने अरेंज किया, डेबिट साइड में डाला, लेकिन उसमें से 10,000 का तो बचा पड़ा है। देखो ना, क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, 10,000 का मटेरियल क्लोजिंग है, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है, बाकी का नेट, नेट कहां गया? वो खर्च हो गया। तो ये हमारी निकल के आ जाएगी बेटा वर्क कॉस्ट, कि ड्यूरिंग द ईयर काम करने में हमारी कितनी कॉस्ट आई, 1 साल की कितनी कॉस्ट आई, दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट, काम में लगी हुई लागत, वर्क कॉस्ट। लेकिन ठहरो, अभी बहुत सारी बातें हैं। तो मटेरियल एट साइट, फिर हो सकता है बाय मटेरियल, ठीक है, मटेरियल रिटर्न, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर। कई बार होता है बेटा कि जैसे ईयर एंड होने से पहले ही हमें पता चल गई कि अब इस साल अब ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, ये मटेरियल यार बड़ा सारा पड़ा हुआ है, ये खराब हो जाएगा, एक काम करो, इस माल को दिल्ली भेज दो, हमारे गोडाउन में भेज दो, रिटर्न टू स्टोर। तो बेटा इसका मैं यहां पर प्लीज, यहां पर मैं कोई अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। क्यों नहीं लिख रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा, ऐसा मन सोचना कि इसका अमाउंट नहीं होता है। यहां पर बेटा मैं बस केवल अमाउंट का एक साइन लगा देता हूं। ये वाले आइटम एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं, हाँ, बट अगर आ जाएं तो कहां लिखे जाएंगे वो याद रखना। अपने नोट्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर एक आइटम और आता है, बाय मटेरियल लॉस्ट। हाँ जी, लॉस्ट। ये मत कहना बेटा सर ये लॉस हुआ, लॉस तो डेबिट होता है, आप तो क्रेडिट साइड में लिख रहे हो। बेटा ये लॉस डेबिट होता है जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना पीएल अकाउंट बनाएगी, पीएल अकाउंट, तब वो पीएल के डेबिट में इस लॉस को डालेंगे। मैं पीएल अकाउंट थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने साइट पे 1 लाख रुपए का माल भेजा, फिर 50 का भेजा, फिर 15 का भेजा, इसमें से खर्च कितना हुआ, तो 10,000 का बच गया। सपोज करो थोड़ा स्टोर को वापस कर दिया, थोड़ा वहां आग लग गई थी, थोड़ा नष्ट हो गया, बाकी का जो नेट मटेरियल था वो एग्जैक्टली रोड बनाने में खर्च हो गया। हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमने खर्च किया वो डेबिट साइड में, जो खर्च नहीं किया वो क्रेडिट साइड में। तो माइनस होने के बाद नेट वो अमाउंट आ जाएगा जो मटेरियल रोड बनाने में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो कंज्यूम हो गया, जो खर्च हो गया, इसलिए ये फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है। बेटा इस लॉस्ट वाले का भी मैं यहां पर कोई अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बट ये महसूस करना इसका कोई अमाउंट रहेगा। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये 3 आइटम का एक सेट होता है। आपने 3 कैटेगरी का मटेरियल देखा, मटेरियल एट साइट जो गाजियाबाद साइट पे पड़ा हुआ है,
वो भी क्लोजिंग स्टॉक। कुछ मटेरियल ईयर एंड पे मैंने वापस कर दिया जो मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक। और जो मटेरियल मेरा लॉस्ट हो गया यानी कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हुआ, उसे मेरी टोटल कॉस्ट में से माइनस होना पड़ेगा। इसके बाद मेरे बेटे बाय मशीन देखो कई बार क्या लिख के आता क्वेश्चन में, मशीनरी एट साइट, कई बार लिख के आता प्लांट एट साइट। तो मैंने बेटा डेबिट साइड में मैंने प्लांट वर्ड यूज किया है, तो मैं क्रेडिट साइड में भी प्लांट वर्ड ही यूज करूंगा। बट एग्जाम में अगर कभी मशीन वर्ड आ जाए लिख के तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, एक ही बात है। ये मैंने लिखा बेटा यहां बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट कि साइट पे जहां काम चल रहा है, आज ईयर एंड हो गई 31 मार्च है सपोज करिए, तो वहां पर मेरी कुछ वैल्यू की मशीनें बची हुई हैं, कुछ वैल्यू की मशीनें बची हुई हैं। आपने कहा सर कितनी वैल्यू की मशीनें बची हुई हैं? मैंने कहा चलो मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। सपोज करो बेटा ये मैंने 80,000 का प्लांट खरीदा था, 80,000 का, और नीचे क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि चार्ज डेप्रीसिएशन 10% ऑन प्लांट, प्लांट पर 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करिए। तो बेटा जब मैंने अपने प्लांट को, मशीन को 1 साल वहां यूज कर लिया तो 80,000 का 10% 8,000 डेप्रीशिएट हो गया। तो साइट पर जो मशीनें बची हैं साइट पर, तो वो 80 माइनस 8,000 तो कितने की बची होंगी? 72,000 की। तो इस प्रकार से बेटा मैंने यहां लिख दिया 72,000। ध्यान से देखना, तो बेटा डेबिट साइड में कितने लिखे हैं? 80,000। क्रेडिट साइड में कितने लिखे हैं? 72। तो जरा सोचो डेबिट साइड में कितना ज्यादा लिखा है, डेबिट साइड में कितना ज्यादा लिखा है? 80 माइनस 72। तो डेबिट साइड में ऑटोमेटिकली 8,000 रुपए क्या आ गया? डेप्रीसिएशन आ गया। देखो ना बेटा, डेबिट साइड में लिखे 80, क्रेडिट साइड में लिखे 72, तो डेबिट साइड में कितना ज्यादा लिखा है? 8,000। ये डेप्रीसिएशन की रिकॉर्डिंग हो गई ऑटोमेटिकली। तो बेटा डेप्रीसिएशन ऐसे ही लिखा जाता है इस चैप्टर में, ऐसे नहीं लिखते हैं कि डेबिट साइड में मैंने एकदम ओपनली लिखा डेप्रीसिएशन ₹8,000, नहीं, ये लिखने का तरीका है। ओपनिंग प्लांट डेबिट में डालिए, क्लोजिंग प्लांट क्रेडिट साइड में, तो ऑटोमेटिकली डेप्रीसिएशन की वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका ही अडॉप्ट करना है। इसके बाद चलो सपोज अब और लिखता हूं, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। सपोज करो बेटा कुछ प्लांट हमने स्टोर को वापस कर दिया, कभी कभी ये ट्रांजैक्शन आती है, जहां जहां डैश लगा रहा हूं अमाउंट नहीं ले रहा हूं, ठीक है, कभी कभी ये ट्रांजैक्शन आती है इसलिए मैं इसका अमाउंट नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज समझाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, ये जो आइटम है रिटर्न टू स्टोर, लॉस्ट, इनके छोटे छोटे से वर्किंग नोट बनते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैं इसके लिए जब कोई फुल फ्लैश क्वेश्चन जब उठाऊंगा, ठीक है, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखो बेटा, अब मैं यहां पर चलता हूं, तो मैंने लिखा तो कुछ प्लांट एंड मशीनरी तो साइट पे बची पड़ी है, जो अगले साल जैसे ही काम, अगला साल स्टार्ट होगा मेरी वही मशीन आगे काम कंटिन्यू कर देगी। बट ईयर एंड पर कितनी वैल्यू की मशीन साइट पर प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई है? और सपोज जब कभी कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिख जाता है कि यार काम तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब इन शायद 2 मशीनों की कोई जरूरत नहीं है, इन मशीनों को स्टोर में वापस कर दो, तो उसी को मैं बोलता हूं क्या? रिटर्न टू स्टोर। जो मशीनें मेरी साइट पर यूज नहीं हो रही हैं उन्हें माइनस करो। ऐसे ही बेटा फिर कभी कभी होता है बाय प्लांट लॉस्ट, एक्सीडेंट, किसी प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, वो नष्ट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गई, ठीक है। तो ऐसी बातें बेटा देखने को मिलेंगी किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज मैं बताऊंगा जब नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो ये बातें नहीं आती, ये एक्सेप्शनली किसी क्वेश्चन में आती हैं। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ मटेरियल की और प्लांट की बात की क्रेडिट साइड में, और जिनमें मैंने बेटा 3 बातें बताई, मतलब मैं इतना जबरदस्त फॉर्मेट आपको बता रहा हूं
कि इस फॉर्मेट के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ढंग से आप अगर इसको तैयार करोगे। लेकिन अगर बेटा बात की जाए नॉर्मल की, तो नॉर्मली क्रेडिट साइड में क्या आता है? नॉर्मली क्रेडिट साइड में बस यही आता है, मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट, बस ये दो ही आइटम आते हैं क्रेडिट साइड में। कोई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनर क्वेश्चन को इतना बड़ा बना देता है कि मटेरियल एट साइट, फिर कुछ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कुछ मटेरियल लॉस्ट, मशीनरी पड़ी हुई है एट साइट, थोड़ी मशीनरी रिटर्न टू स्टोर, और शायद थोड़ी मशीनरी लॉस्ट बाय फायर। तो इतनी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो जिनमें मैंने अमाउंट नहीं लिया, मैं मान के ये चलता हूं कि चलो सपोज ये मेरे क्वेश्चन में नहीं है, मैं फॉर्मेट को आपको सिंपल वे में समझाना चाहता हूं। और हाँ, अगर ये आइटम आ गए तो क्या है, इनकी इनकी वैल्यू भी आ जाएगी, वहां पर इनकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो जब बेटा मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा कि अच्छा देखो सर ने ये वाली बातें यहां पर क्यों लिखी थी, इन चीजों की प्रेजेंटेशन कहां पर होने वाली थी, ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने। अदरवाइज मेरे को फॉर्मेट आपको 2 बार समझाना पड़ता कि बेटा सिंपल क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मेट होगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मेट ये होगा। तो मेरे को 2 बार आपको फॉर्मेट समझाना पड़ता, बट मैंने एक बार में ही समझा दिया। अब सुनो बेटा, मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने यहां पर इसका टोटल किया, आराम से देखना, मैंने इसका टोटल किया। अब टोटल किया तो देखो जरा जल्दी से, मैंने बेटा 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, मेरा ये खर्चा हुआ, फिर 50,000 रुपए का मैंने स्टोर से भेजा, फिर 15,000 का मैंने कहीं दूसरी साइट से मंगा के खर्च किया, 12,000 रुपए की मजदूरी दे दी, 8,000 रुपए के ऑफिस एक्सपेंस हो गए, 5,000 के बेटा जर्नल एक्सपेंस हो गए, उसके बाद हायर चार्जेस 10,000 रुपये मैंने किसी की मशीन रेंट पे ली थी, उसको यूज कर रहा था, उसका खर्चा किया, 80,000 की मशीन मैंने खुद की खरीदी। तो बेटा मेरा डेबिट साइड में खर्चा हो गया 2,80,000। ध्यान से सुनना, 2,80,000 बिल्कुल मेरी पॉकेट से निकल करके बाहर चले गए। आपने मुझसे कहा सर मेरे तो 2,80,000 खर्च हो गए। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, 2,80,000 तुम्हारे एग्जैक्टली खर्च हो गए, कुछ भी नहीं बचा? आपने कहा नहीं नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, 2,80,000 खर्च हो गए, लेकिन सर 2,80,000 में से अभी मेरे पास 10,000 का तो माल बचा पड़ा है, रॉ मटेरियल, और सर 72,000 की मेरे पास मशीन भी बची हुई है। तो मैंने कहा बेटा 72 + 10 82 तो अभी तुम्हारे पास ही है। तो 2,80,000 खर्च हुए माइनस 82 तो अभी अपने पास बचा हुआ है। तो नेट खर्चा कितना हुआ? नेट खर्चा हुआ 1,98,000। इसको बेटा यहां पर कहा जाएगा बाय वर्क कॉस्ट। इसको मैंने स्पेशली रेड कलर से लिखा जिससे कि आपको याद रहे। ये हमारा निकलेगा पहले स्टेप में बाय वर्क कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर, हमेशा बैलेंसिंग फिगर 1,98,000। ये इस प्रकार से समझो मेरे बच्चे, इस प्रकार से समझो। बड़ा सिंपल सा एक केस बना देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जी ने घर पर कोई प्रोग्राम, फंक्शन, कोई कथा, भागवत, पूजा पाठ कुछ करवाया, बड़ी दावत की लोगों की, ठीक है। तो पूजा पाठ में प्लस दावत में पापा जी की पॉकेट से 5 लाख रुपए खर्च हो गए, 5 लाख रुपए। अब पापा जी ने बैठ करके मम्मी को बोला, मालूम कितना खर्चा हो गया? पूरे 5 लाख रुपए खर्च हो गए। तो मम्मी ने कहा, अरे ऐसे मत बोलो, 5 लाख रुपए खर्च नहीं हो गए। अभी हमारे पास मटेरियल एट साइट, अभी मेरे पास मटेरियल बचा हुआ है। देखो हमारे पास 5-5 किलो के 2 डिब्बे बचे हुए हैं घी के, ठीक है, 5-5 kg के। सपोज करिए मम्मी ने अपना हिसाब लगा करके समझा दिया कि हमारे पास 2,000 रुपए का तो घी बचा हुआ है, हमारे पास 1,000 रुपए का आटा बचा हुआ है, सपोज करिए मेरे पास 2,000 रुपए के मसाले बचे हुए हैं जो अभी घर में रखे हुए हैं। तो मम्मी जी ने ये हिसाब समझा दिया पापा जी को कि आपके 5 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन 5 लाख में से 50,000 रुपए का सामान तो अभी अपने घर में पड़ा हुआ है जो यूज नहीं हुआ है।
तो पहले पॉकेट में से 5 लाख रुपए खर्च हुए, 50,000 का सामान एट साइट अभी बचा पड़ा है, तो नेट खर्चा तो 4.5 लाख आया ना प्रोग्राम में, नेट खर्चा तो 4.5 लाख का आया, तो दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट, काम में लगी हुई लागत। अब यहां पे आ जाओ, 2,80,000 खर्च हुए, उसमें से 82 तो क्रेडिट साइड में मेरे पास बचे हुए हैं, तो नेट खर्चा कितना आया 1,98,000 का, ये कहलाया मेरे बेटे वर्क कॉस्ट। ध्यान से सुनो, ये कहलाया वर्क कॉस्ट। ये हमारा पहला पड़ाव पूरा हुआ। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा 3 भागों में, ये क्वेश्चन बनेगा 3 भागों में। कैसे बनेगा 3 भागों में, देखिए जरा। अब क्या होगा बेटा, ये हमारी जो वर्क कॉस्ट है, ठीक है, ये हमारी जो वर्क कॉस्ट है, अब सपोज करिए बेटा ये वर्क कॉस्ट हम यहां ले लेते हैं, ये वर्क कॉस्ट यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, यहां लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर मैं लिखूंगा टू वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट 1,98,000। मतलब मेरे बेटे ये क्वेश्चन 3 पार्ट में बनता है, 1 साल का क्वेश्चन, ये मत कहना 3 साल का बना रहा हूं, मतलब 3 पार्ट में, एक पार्ट में कुछ और, दूसरे पार्ट में कुछ और, तीसरे पार्ट में कुछ और टाइप की बातें लिखी जाएंगी, तब जाकर के कॉन्ट्रैक्ट का हमारा फाइनल आंसर आता है। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। 1,98,000 की आपकी कॉस्ट आ गई। सपोज करिए, ध्यान से सुनना, सपोज करिए मेरे बेटे आपने 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और 1,98,000 रुपए का खर्चा करके आपने ऑलमोस्ट, आपने लगभग 50% काम पूरा कर दिया, और आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि सरकार अपने वैल्यूअर को भेजो, वो आकर के मेरा काम चेक करे, मैंने 50% काम पूरा कर दिया है, ठीक है, मैंने 50% काम पूरा कर दिया है, मैंने यहां से लेके यहां तक का काम पूरा कर दिया है, और 5 लाख रुपए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे को 50% पैसे 2.5 लाख रुपए दे दिए जाएं, मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिए जाएं। सरकार ने कहा बिल्कुल पैसे मिलेंगे, हम भेज रहे हैं अपने वैल्यूअर को। वैल्यूअर आया, उसने आकर के बेटा सारा काम देखा, सारा काम चेक किया, उसने कहा कि भैया जो तुमने ये यहां से लेकर के जो यहां तक जो काम किया है, इतना काम तो तुम्हारा यार ओके है, 2 लाख रुपए तक का तो काम तुम्हारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन बाकी का ये जो आगे का काम है यार, ये काम अभी बिल्कुल ओके नहीं है, इस काम पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 50,000 रुपए का काम मान के चलो अभी आपका परफेक्ट नहीं है, तो ये मेरा आ गया बेटा, लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये आया वर्क सर्टिफाइड, ये हो गया वर्क सर्टिफाइड, और ये कहलाया बेटा नॉट सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड। तो हमने समझाया था बेटा नॉट सर्टिफाइड अनकंप्लीट नहीं होता है, नॉट सर्टिफाइड का मतलब होता है कि वर्क इज कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। अरे काम तो पूरा हो गया लेकिन माइनर सी कमी है, अभी वैल्यूअर ने उसको ओके नहीं किया है। अरे तो कर देगा ओके, थोड़ी सी मेहनत और करूंगा जरा सी। जैसे सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करिए एक माँ ने अपनी बेटी को बोला, बेटा एक काम करो, जल्दी से थोड़े से राइस बना लो, ठीक है, किचन में जाओ, थोड़े से राइस पका लीजिए, दाल रखी हुई है, उससे हम सभी लोग खाएंगे। तो देखो मम्मी ने एक काम दिया, अब लड़की ने, बेटी ने फटाफट थोड़े से राइस निकाले, ठीक है, उनको अच्छे से साफ किया और गैस पर रख दिया। अब बेटा चावल पकने चालू हो गए। अब अपना अपना तरीका है, बेटी ने थोड़ी देर के बाद जाकर के चावल निकाल करके थोड़ा सा बर्तन में से और उनको हल्का सा चेक करके देखा
कि हाँ ठीक है यार, ये तो पक्के तैयार हो गया। तो बेटी के हिसाब से पक्के तैयार हो गया। उसने माँ को आवाज लगाई, मम्मी जी राइस रेडी हो गया। अब मम्मी जी वेलुअर वेलुअर उन्होंने आकर के जैसे ही चावल को थोड़ा सा चेक करके देखा, तो मम्मी के हिसाब से शायद थोड़ा सा टाइट है। तो उन्होंने बेटी को बोला, अरे अभी कहाँ तैयार हो गया, एक काम करो बेटा, इस राइस को ढक दीजिए और जरा अभी 1 मिनट गैस और जलने दीजिए, उसके बाद ये बढ़िया से तैयार होगा। तो क्या मैं ये कहूंगा कि बेटी ने कोई काम ही नहीं किया? यानी कि वर्क इज कंप्लीटेड, अरे काम तो पूरा हो चुका है, बट नॉट सर्टिफाइड, यानी माइनर सी प्रॉब्लम है सामने वाले के हिसाब से। अभी सामने वाला कैंडिडेट शायद कुछ थोड़ा और सर्विस चाहता है। तो बेटा वर्क सर्टिफाइड में वर्क नॉट सर्टिफाइड में माइनर सा डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसी विचारधारा मत मन में रखना कि वर्क सर्टिफाइड का मतलब है काम कंप्लीट हो गया, वर्क नॉट सर्टिफाइड का मतलब है कि काम ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वर्क नॉट सर्टिफाइड का मतलब है कि वर्क इज कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। सर्टिफाई हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करूंगा उसके बाद, और मुझे ये 2 लाख रुपए भी मिलने वाले हैं, और मुझे ये 50,000 भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और मैंने 1,98,000 की 198 की कॉस्ट खर्च की, और इतनी कॉस्ट खर्च करके मैंने लगभग आधा काम कंप्लीट कर दिया। 5 लाख रुपए का मेरा सपोज करिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसे सीपी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो जब आधा काम लगभग पूरा हो गया है तो आधे पैसे भी मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार यहां पर प्रेजेंटेशन आने वाली है। देखो, अब अगर मैं बेटा इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा ऊपर चल के आपको दिखाऊं, तो मेरी वर्क कॉस्ट जो 1 साल काम पूरा करने के बाद, 1 साल काम पूरा करने के बाद जो मेरा खर्चा आया 1,98,000 का, लेकिन क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे बेटे इसके सामने? बाय वर्क सर्टिफाइड। काम कितना सर्टिफाई हुआ? 2 लाख रुपए का, ये भी पैसा मिल जाएगा। और बाय नॉट सर्टिफाइड, ठीक है, नॉट सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड, यहां पूरा लिख सकते हो वर्क नॉट सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड। ये 50,000 रुपए का है, तो आज नहीं तो कल इसको भी, ये भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है जी। इसको मेरे बेटे हमने टोटल किया, टोटल किया। अब जरा देखो, इधर है मेरा बेटा 2.5 लाख रुपया, ये 2.5 लाख रुपया क्रेडिट, ये पैसा मिलने वाला है 2.5 लाख रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट मिल गया मेरे को एक तरह से। तो मान के चलो कि 2.5 लाख रुपए का कलेक्शन आने वाला है, जबकि इसके अगेंस्ट में मेरा खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ यार 198 का। तो कुल मिलाकर के बेटा जी यहां पर 52,000, क्या बैलेंसिंग फिगर 52,000, ये मेरे को प्रॉफिट हो गया। देखो ना, 2,50,000 रुपए मिलेंगे, 1,98,000 का खर्चा आया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? अकाउंट में भी तो ऐसे ही पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, कि क्रेडिट माइनस डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल वही काम तो चल रहा है। तो यहां पर मालूम क्या, यहां पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा नोशनल प्रॉफिट, जिसकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी चर्चाएं की थी। नोशनल माना गया प्रॉफिट, यार एज्यूम कर लिया कि इस साल हमने लगभग इतना पैसा कमा लिया, बट ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यार अभी दिल्ली दूर है, अभी काम बाकी है मेरे बच्चे, नेक्स्ट ईयर भी काम करोगे। अब नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन क्या होगी काम की, वो तो यार वक्त ही बताएगा। खर्चे कम भी हो सकते हैं, खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि जब नेक्स्ट ईयर काम होगा तो सामने कैसी कैसी स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, ठीक है।
मार्केट में तरह तरह की हलचल होती रहती है, कभी लॉकडाउन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो यार कुछ भी हो सकता है यार, भविष्य के बारे में किसने देखा है, ठीक है। तो ये हम एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, ये एक अनुमानित प्रॉफिट है कि चलो इस साल हमारे इतने खर्चे हो गए, इतने की कलेक्शन आने वाली है, एक मोटा मोटी मैंने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया है। नेट प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और उस साल में बैठ करके जब अकाउंटिंग होगी। तो ये तो प्रॉफिट हम इसलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि चलो अपने शेयर होल्डर, पार्टनर, मेंबर और तमाम लोगों को भी थोड़ा बहुत पैसा देना है, तो उन्हें भी कुछ तसल्ली मिल जाए कि चलो यार ईयर एंड हो गई तो कुछ तो पैसे मिल ही गए हमें। तो इसलिए हमें हर साल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना करके थोड़ा प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब सुनो बेटा, ये जो 52,000 का जो प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट को मेरे बच्चे हम इधर की तरफ को ट्रांसफर कर देंगे, इधर की तरफ को ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर लिखूंगा बेटा बाय नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना है? 52 है। अब मेरे बेटे हम लोगों ने 52,000 का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है जी, अर्न कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट खर्च किया जाए और कितना प्रॉफिट बचा के रखा जाए। समझ रहे बात को? भाई आपके घर में भी जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए पापा जी की जॉब है, पापा जी का बिजनेस है, तो पापा जी हर महीने बेटा जितने भी पैसे कमा के लाते हैं, जितने पैसे कमा के लाते हैं, अब ऐसा थोड़ी कि मम्मी जी सारे के सारे पैसे हर महीने बराबर कर देती हैं। अरे माँ भी उनमें से कुछ पैसे तो घर में खर्च करती है और कुछ पैसे को बिल्कुल बचा के रखती हैं, रिजर्व बना के रखती हैं कि अरे कल को एकदम कोई जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से 52,000 का हमने प्रॉफिट कमा जरूर लिया है, लेकिन बेटा इसमें से मैं 52,000 में खर्च करने वाला नहीं हूं। मैं 52,000 में से कुछ प्रॉफिट तो बेटा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां वो पार्टनर में, मेंबर में, शेयर होल्डर में, मतलब जहां भी उस पैसे को खर्च करना है कर दो। लेकिन थोड़े पैसे का रिजर्व बना लीजिए, जो रिजर्व अगली साल में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और वहां कोई भारी लॉस हो गया, कोई भारी खर्चे सामने आ गए, तो वो रिजर्व का पैसा मेरे को वहां सपोर्ट करेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रिजर्व तो अपना ही है। जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा तो रिजर्व के पैसे को उठा करके दोबारा पीएल में रिवर्स ट्रांसफर कर दूंगा और उसके बाद फिर पार्टनर, मेंबर, शेयर होल्डर, जिसको भी जहां भी जैसे खर्च करना है, देना है, वहां उस पैसे को हम वैसे बेटा यूटिलाइज करेंगे। तो सुनिए, अब इस 52,000 का बेटा ऐसे करके टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड में बस केवल एक ही फिगर आती है और कुछ नहीं आएगा। और डेबिट साइड में बेटा यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा टू ट्रांसफर इन, ऐसे लिखा जाता है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, ये है पूरा नाम, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। अब सवाल आया बेटा सर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करोगे? तो मैंने कहा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फॉर्मूले सिखाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले सिखाएंगे। वो फॉर्मूला आपको ये बताएगा, मतलब कहने का देखो ना कि हम ये बेटा ये थर्ड राउंड चल रहा है अपना, थर्ड राउंड। देखो हल्का सा यहां पर दिखाता हूं, देखो जहां पर हमने 2,80,000 का टोटल किया है, तो 2,80,000 से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पहला राउंड क्वेश्चन को बनाने का। फिर वहां से बैलेंस आया ट्रांसफर होकर के नीचे, ये हो गया वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड वाला, ये एरिया हो गया मेरा सेकंड स्टेप। फिर इसका आंसर आया 52, उसको लेके नीचे आ गया, ये हमारा थर्ड राउंड आ गया, थर्ड स्टेप आ गया। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि जब तक आप नोशनल प्रॉफिट निकालोगे, यहां तक क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन पेपर में से इंफॉर्मेशन उठाते जाओ, फटाफट फटाफट डेबिट में, क्रेडिट में पुट करते जाओ, क्वेश्चन आपका स्पीड में भागता हुआ चला जाता है। और जैसे ही बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आए
कि हमारी कंपनी ने 52,000 का नोशनल प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अब सवाल उठता है कि नोशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट पीएल में ट्रांसफर किया जाए और कितना रिजर्व बनाया जाए। ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा मेरा फॉर्मूला, ये बात बताएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले सीखोगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तो मैं सारी फिगर को एज्यूम कर करके आपको समझा रहा हूं। तो चलो बेटा मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई किया इस 52,000 की फिगर को यूज करते हुए, कुछ और बातों को यूज करते हुए मैंने फॉर्मूला यूज किया। सपोज करो मेरे बेटे फॉर्मूले में 20,000 का अमाउंट निकल के बाहर आ गया, 20,000। चलो तो वो 20,000 चार्ज कर दिया मैंने, मतलब ट्रांसफर कर दिया मैंने, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा 52 का नोशनल प्रॉफिट था, जिसमें से मेरे फॉर्मूले ने बताया कि इसमें से 20,000 का प्रॉफिट हमारी कंपनी कंज्यूम कर सकती है, यूज कर सकती है, रिस्क नहीं होगा। बाकी के पैसे को बचा के रख लो, रिजर्व बना लो, भविष्य में काम आएगा। समझ रहे? भविष्य में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। तो 20,000 तो चला गया पीएल में, बाकी का 52 माइनस 20 ये बचा बेटा 32। तो 32,000 यहां पर लिखा बेटा बैलेंसिंग फिगर, और यहां लिख दिया टू ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर, और कहानी हो गई खत्म। ये कंप्लीट फॉर्मेट। तो बेटा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर डाला और एक अच्छे से पेज पे आपने ऐसे करके ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किया, और फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पर बेटा आपके वर्किंग नोट बनेंगे। वर्किंग नोट मतलब फॉर्मूला वगैरह वहां पर आप अप्लाई करोगे, उसके लिए आप वहां पर जगह अरेंज करोगे कि भाई मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वहां फॉर्मूले में जो भी निकल के आएगा वो पीएल में जाएगा, और पीएल में ट्रांसफर करने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो माना जाएगा कि इतने पैसे का हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया, और यहां पर जाकर के मेरे बेटे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी कि ये मैंने 1 साल का क्वेश्चन बनाया, 1 साल का। आप पूछोगे सर कभी 2 साल का भी क्वेश्चन इकट्ठा बनता है? मैंने कहा बेटा 3-3 साल का इकट्ठा बनता है। आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा टेंशन की बात है, 1 साल के क्वेश्चन का इतना बड़ा फॉर्मेट है, फिर 3 साल का। मैंने कहा बेटा फॉर्मेट तो तीनों सालों का ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा कि 1 साल का, जैसे सपोज करिए 2010, फिर उसके नीचे फिर 2011, फिर 2012, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। लेकिन जब 3-3 साल का क्वेश्चन बनता है ना, तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनवाने की कोशिश करता है। उसके अंदर जो और बातें आती हैं वो फिर ज़्यादा टिपिकल नहीं आती हैं, बस वो बच्चे से केवल प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कि हाँ कि बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। बस केवल एक ही बात वहाँ पर याद रखनी होती है कि जो मैंने करेंट ईयर में रिजर्व बनाया, जो 2010 में रिजर्व बनाया, 2010 का रिजर्व 2011 में क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 2011 में जो रिजर्व बनाया वो 2012 में 2012 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 2012, सपोज वो मेरा लास्ट ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो फिर अब भी रिजर्व बनाने की जरूरत है? अब कोई रिजर्व नहीं बनाया जाएगा। तो जैसे मैंने यहां लिखा ना ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर बेटा यहां कुछ नहीं आएगा। फिर जो भी प्रॉफिट आएगा लास्ट ईयर, जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। बस यहां फिर रिजर्व की ये लाइन नहीं आती है। रिजर्व की लाइन तभी तक आती है जब तक कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे काम करना बाकी है। तो जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो रिजर्व में ट्रांसफर माना जाएगा। और इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपका क्वेश्चन परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बड़ा अच्छा समझ आता है, और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो मेरे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके आपको फॉर्मूले नोट कराएंगे पहले, बड़े प्यारे प्यारे से 3-4 फॉर्मूले हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 बहुत अच्छे अच्छे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करिए जिससे कि माइंड में अच्छे से बैठे लॉजिकल तरीके से कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, क्यों आती है, किस बात का क्या मतलब है। और उसके बाद बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूलों के साथ में, ठीक है। अच्छे अच्छे फॉर्मूले आपको नोट कराएंगे। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।